हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रूसी क्रांति की सफलता के कारण, उसके परिणाम और उसके महत्व के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पे विचार करते हैं कि रूसी क्रांति की सफलता के क्या कारण थे। तो देखा आपने कि किस तरह से जो ज़ार का निरंकुश शासन चलता आ रहा था बहुत वर्षों से, वो समाप्त हो गया। तो इसमें जो क्रांति की सफलता के कारण थे या बोल्शविकों की सफलता के कारण थे, उसमें एक ये था कि एक तो लोग ज़ार के निरंकुश और अप्रिय शासन से तंग आ चुके थे और उन्होंने ऐसे अत्याचारी शासन का अंत करने में जो है बोल्शविकों का साथ दिया लोगों ने। दूसरी बात ये थी कि रूस के जो लाखों मजदूर थे, उन्होंने भी क्रांति को सफल बनाने में बोल्शविकों का साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे, मजदूर जानते थे कि बोल्शविकों के नेतृत्व में ही जो है हमें अपने अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जो मजदूरों से संबंधित अधिकार थे, जैसे उनको उनके काम करने के घंटे जो है सुनिश्चित करना और उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उसको बेहतर बनाना, वो बोल्शविकों के नेतृत्व में ही हो सकता है। वो इस बात को जानते थे। तीसरा, आप ये देखिए कि जो किसान, जो असंतुष्ट वर्ग था, वो भी इस बात को समझ गया था कि अगर उन्हें भूमि का स्वामित्व मिलेगा तो बोल्शविकों के कारण मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोल्शविकों का साथ दिया कि ज़मींदारों से जो उन्हें ज़मीन मिल सकती है वो बोल्शविकों के प्रयासों से ही मिल सकती है। उस क्रांति में अगर वो भाग लेंगे तो उन्हें अगर बोल्शविक जीतते हैं तो उनको उनकी भूमि मिल जाएगी। और इसमें एक सफलता का बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो सैनिक थे, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ज़ार की वास्तविक शक्ति थे, वो सैनिकों को भी अब ये समझ में आ गया था कि जो ज़ार का जो शासन है वो निरंकुश हो चुका है और सैनिकों की भी बहुत सी समस्याएं थी। तो इसके कारण आपने देखा कि जब ये जो हज़ारों लोग, बल्कि लाखों लोग मार्च में जब क्रांति के लिए निकल पड़े थे, तो ज़ार ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन पर गोली चलाई जाए, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो काफ़ी हद तक जो सैनिक थे वो भी जो है क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, बोल्शविकों का साथ देने लगे। और एक और बात थी कि बोल्शविकों का जो नेतृत्व था वो लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे योग्य नेताओं के हाथ में था। ठीक है, तो योग्य नेतृत्व के कारण भी क्रांति सफल हुई। फिर आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया था कि जब ये क्रांति हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि क्रांति के पक्ष में नहीं थे। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशन। वो क्रांति को गलत मानते थे। ऐसे जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो जहाँ जहाँ उन्होंने जनता से बदले की कार्रवाई की, वहाँ पे वो जनता के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाते थे और वो बहुत खून खराबा करते थे। कहने का मतलब ये है, क्रांति के जो समर्थक थे उनके खिलाफ क्रांति के जो विरोधी थे वो शक्तिशाली थे और उन पर अत्याचार करते थे, बहुत खून खराबा करते थे। तो इसलिए आम जनता जो थी वो उन प्रतिक्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, तो उनकी वो कट्टर शत्रु बन गई थी। और आखिरी कारण हम क्रांति की सफलता का ये ले सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो शर्मनाक पराजय हुई, उसने जनता की भावनाओं को बहुत आहत किया था। और आखिरी पॉइंट हम एक और ले सकते हैं कि जो मित्र राष्ट्र थे वो अपनी समस्याओं में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, जिसके कारण वो रूस की घटनाओं की ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सके और ये क्रांति सफल हो गई। तो ये क्रांति की सफलता के कारण मुख्यतः आपको ये बताना है कि किसान, मजदूर, सैनिक वर्ग, ये सब क्रांति को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। और क्रांति का नेतृत्व जो है योग्य हाथों में था। लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेता थे
और इस समय जो और देश थे जो कि रूस की क्रांति के खिलाफ थे, वो रूस की क्रांति के प्रति इतने ज़्यादा उसमें भाग नहीं ले पाए उसको दबाने के लिए, क्योंकि वो अपने ही मसलों में व्यस्त थे। तो ये क्रांति की सफलता के कारण है। अब हम पढ़ते हैं क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे हमने 1789 की क्रांति के प्रभाव पड़ा था, ऐसे ही इस क्रांति के प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि रोमेनोव शासन का अंत हो गया। आप कहेंगे रोमेनोव शासन किसका था? ये जो ज़ार था ना, निकोलस द्वितीय, जो मैंने आपको बताया था, जो कि अयोग्य था। ज़ार निकोलस द्वितीय का जो वंश था वो रोमेनोव वंश था। जैसे हमने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, उसमें जो शासक था, ठीक है, लुई 16वां, उसका जो वंश था वो बुर्बो वंश था। ऐसे यहाँ पे जो राजा था निकोलस सेकंड, उसका जो वंश था वो रोमनोव वंश था। तो इस क्रांति के कारण उस रोमनोव वंश का अंत हो गया, यानी निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। और 15 मार्च 1917 को जो निकोलस सेकंड था उसको राजगद्दी छोड़ने पर विवश किया गया। और बाद में जुलाई 1918 को ज़ार और उसकी पत्नी ज़ारीना, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। जैसे आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ समय पश्चात जो शासक था लुई 16, उसको भी मार दिया गया था। तो इस प्रकार लगभग 300 वर्ष से चला आ रहा रोमनोव वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया। एक तो प्रभाव ये पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि आप जानते हो कि रूस 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उसमें शामिल हो गया था, ठीक है, और वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से उसमें शामिल था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो जब 1917 की क्रांति हुई तो जो सरकार बनी, सरकार ने, जैसे लेनिन की जो सरकार बनी, उसने तुरंत ही प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग कर दिया। यानी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था। एक तो ये प्रभाव पड़ा, ये काफ़ी जो है व्यापक प्रभाव था, क्योंकि रूस की सेना को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा था। इस भयंकर विनाश के कारण सेना में असंतोष की भावना फैल गई थी, और जो रूस के नागरिक थे वो भी युद्ध के अंत के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। तो बोल्शेविक सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली, उसने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। दूसरा प्रभाव ये पड़ा। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि श्रमिकों और किसानों की अवस्था में सुधार हुआ। देखिए, आप ये जानते हैं कि ये जो पार्टी थी लेनिन की, ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, मजदूर पार्टी, और मजदूरों का साथ लेकर ही ये क्रांति सफल हुई थी। किसान और मजदूर साथ हुए थे। तो जैसे ही ये क्रांति हुई, उसके पश्चात श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया गया। उनके जो कारखानों में काम करने, फैक्ट्रियों में काम करने के जो घंटे हैं वो निर्धारित किए गए। जैसे 8 घंटे निर्धारित कर दिए गए थे, और उनकी दशा में सम्मिलित रूप से जो है सुधार देखने को मिला था। किसान जो कि करों के बोझ के कारण बहुत परेशान थे, दबे हुए थे, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों और किसानों दोनों को एक आशा की नई किरण जो है नज़र आई। मजदूरों को कारखानों का प्रबंध सौंप दिया गया, और गांव के ज़मींदारों से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई। किसानों पर लगाए गए करों को भी कम कर दिया गया। तो इस प्रकार से किसानों और मजदूरों को समाज में यथोचित स्थान दिया गया। तो एक इसका ये प्रभाव पड़ा। फिर औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ रूस को कंपेयर करें तो रूस काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, औद्योगिक क्रांति, वो भी रूस में बहुत देर से आई थी। लगभग 1890 के आसपास आई थी, सबसे लास्ट में आई थी। तो औद्योगिक दृष्टि से यूरोप के अन्य देशों से बहुत पीछे था। लेकिन बोल्शेविक क्रांति के कारण औद्योगिक विकास के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि निजी स्वामित्व अब समाप्त कर दिया गया।
कारखानों का जो प्रबंध था वो श्रमिकों के हाथों में सौंप दिया गया। तो इससे क्या हुआ, मजदूर वर्ग में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उत्पादन के क्षेत्र में अब उन्नति होने लगी। और कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का एक महान औद्योगिक देश बन गया और अपने निर्मित सामान के कारण वो विश्व के विभिन्न भागों में जाना जाने लगा। फिर आप देखिए कि देयर वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी, समानता की स्थापना हुई। रूस की क्रांति के फलस्वरूप कुलीनों और भूमिपतियों का अंत हुआ, किसानों और श्रमिकों का समाज में प्रभुत्व स्थापित हो गया और जो गैर रूसी जाति थी उनका भी दमन अब समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया कि पोलिश, फिनिश और बहुत से अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग रूस के दक्षिणी भाग में और अन्य भागों में रहा करते थे और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो वो सब भेदभाव समाप्त हो गया। श्रमिक मजदूर एक ही श्रेणी में आ गए, भूमिपतियों का अंत कर दिया गया, जो पूंजीपति थे, कुलीन थे, उन सब जो इनइक्वालिटीज़ थी दे वर रिमूव्ड ऑफ। सो देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी इन रशिया। फिर रूस जो है विश्व का एक शक्तिशाली देश बन गया इस बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप। देखिए, एक समय ऐसा था कि जब 1904-05 में रूस जापान युद्ध में रूस को पराजय का सामना करना पड़ा था। समस्त संसार जो है हैरान हो गया था इस बात से। तो रूस के शासन की इस दुर्बलता ने रूस के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। 1917 में रूस में एक शक्तिशाली सरकार का निर्माण हुआ जिसने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और उनके प्रयासों के फलस्वरूप रूस न केवल यूरोप में बल्कि विश्व में एक शक्तिशाली देश बन गया। फिर एक प्रभाव ये पड़ा रूसी क्रांति का कि साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार हुआ। ये साम्यवाद का जो सिद्धांत है ना, एक तरह से समाजवाद का थोड़ा और आप ये कह लो कि हिंसक रूप है साम्यवाद। कि जैसे एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो कारखाने या फैक्ट्रियाँ जो हैं वो मालिकों के हाथ में नहीं बल्कि मजदूरों के हाथ में होगी। तो इस तरह की भावना का प्रचार यूरोप के अन्य देशों में हुआ, विश्व के अन्य देशों में हुआ, जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, यहाँ पे साम्यवादी सिद्धांतों को अपनाया गया। और देखिए, चीन तो आप जानते हैं कि आज भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये जो है रूसी क्रांति के प्रभाव पड़े, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही जुड़ा प्रश्न है, अलग से भी आ सकता है, कि रूसी क्रांति का क्या महत्व रहा। तो देखिए, रूस विश्व की एक महान शक्ति बन गया इसके फलस्वरूप। लेनिन, स्टालिन जैसे नेताओं को हालांकि घोर परिश्रम करना पड़ा, लेकिन क्रांति की सफलता के पश्चात रूस संसार की एक महान शक्ति बन गया। आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में आपने शायद पढ़ा होगा कोल्ड वॉर, नहीं, शीत युद्ध, कि अमेरिका और रूस के बीच में ये युद्ध चला था। तो आप देखिए कि मतलब रूस की जो गणना है वो यूरोप के शक्तिशाली देशों में हुई है और शासन पर अब मजदूरों और किसानों का अधिकार स्थापित हो गया, यानी देयर वाज राइट ऑफ प्रोलिटेरिएट एंड पेजेंट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही और निर्धन और दलित जनता का उद्धार हुआ। जो लोग जो रोटी मांग रहे थे सड़कों पर जाकर, अत्याचारी शासन का नाश हो और हमें रोटी दो, स्त्रियां जो है रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। तो निर्धन और दलित जनता और स्त्रियों का उद्धार हुआ। इसी तरह से रूस के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जिस तरह से रशिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी बैड शेप में थी, क्योंकि रशिया वॉज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह से रशिया के जो उत्पादन में कमी आई थी और उस उत्पादन में कमी के कारण जो है वस्तुओं की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है समाप्त हो गई। अब उत्पादन के सभी साधन, यातायात के साधन, बैंक, व्यापार, ये सब जो है सरकार के नियंत्रण पर में आ गए। अब निजी व्यापार समाप्त कर दिया गया। जो गिरजाघरों की जो भूमि थी, यानी चर्चेस की जो भूमि थी, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूंजीपतियों की भूमि जब्त कर ली गई, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस तरह से ये कहते हैं ना कि अगर हम कुछ पूंजीपतियों से अगर हम उनकी संपत्ति अगर छीन ली जाए तो करोड़ों जो है
लोगों का उद्धार हो जाए। आज भी कहते हैं ये विजय माल्या और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी अगर संपत्ति जब्त कर ली जाए तो वास्तव में जो है जनता के खातों में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो रूस के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फिर पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। आप जानते हो, अगर आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है लोअर क्लासेस में, तो पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 5 साल के लिए सरकार प्लान करती है, भाई हमें इस क्षेत्र में इतना खर्च करना है, हमारे पास इतना राजस्व है, इतना हम खर्च कर सकते हैं, वो प्लानिंग। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है रूस के द्वारा ही शुरू की गई थी। और एक दलीय अधिनायकवाद भी शुरू हुआ। आप देखिए बोल्शेविकों का, जैसे लेनिन के नेतृत्व में एक दलीय अधिनायकवाद यानी वन पार्टी डिक्टेटरशिप, एक ही पार्टी जो है कई वर्षों तक शासन करती रही। सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, विश्व पर प्रभाव पड़े, एक नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी जो साम्यवाद की जो थी, एक नई आइडियोलॉजी लोगों के सामने आई। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में जो प्रभाव था वो था प्लान्ड इकोनॉमी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। आप देखिए 1929 से लेकर 1933 के बीच में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आई थी, लेकिन रूस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था वहाँ पे योजनाबद्ध ढंग से अर्थव्यवस्था निर्धारित की गई थी। प्लान्ड इकोनॉमी पहले से ही प्लान कर लिया गया था कि 5 साल में हमें क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है। जो 5 ईयर प्लान जो चलते हैं ना, जैसे आप देखो हमारा जो प्लान चल रहा है, मेरे ख्याल 2017 से लेकर और 2022 तक का 5 ईयर प्लान है। पंचवर्षीय योजना अक्सर आप सुनने को मिलती होंगी आपको, हर एक 5 साल के लिए प्लानिंग होती है। तो ये जो प्लानिंग की शुरुआत थी ये रशिया ने की थी, और इसको जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनाया था, और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके लिए कमीशन की स्थापना हुई थी जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, जिसको अब खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। बोल्शेविकवाद, बोल्शेविक विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, और पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था ना 1919 में, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके भी कुछ निर्णयों को जो है रूसी क्रांति ने प्रभावित किया था। तो ये रूसी क्रांति के परिणाम हैं, ये आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर लीजिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी जाए। 1917 की रूस की क्रांति के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए। ठीक है, थैंक यू।